हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 2। पार्ट 8 के अंदर पार्ट 7 में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो क्या होता है। फिर हमने उसकी मोशन के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो एक वेव की तरह मूव करता है, मीन्स एक अप्स और डाउन्स में मूव करता है। तो यहाँ पर हम 11th क्लास का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पार्ट 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए हमने आपको बताया था हमारे पास अलग अलग क्या आते हैं, अलग अलग टर्म्स आती हैं, जैसे वेवलेंथ आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके जो हम बताते हैं वो हम वेव को डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कब हमें मिलता है, जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो या वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको एक अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेव नेचर से हमें क्या क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसमें यह दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, एक वेव लाइक, ठीक है, और एक पार्टिकल लाइक। ठीक है, तो वेव लाइक जो नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये हम दो प्रोसेस से बता सकते हैं। एक बता सकते हैं डिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या फर्क होता है ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप डिफ्रैक्शन बता सकते हैं। क्या होता है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द ऑब्स्टेकल। जो ऑब्स्टेकल उसके पाथ के अंदर आ जाता है, किस में, वेव के पाथ में आ जाता है, वो उसी के अराउंड क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें जो टू वेव्स होती हैं वो चाहे सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं। टू वेव्स गिव्स सिंगल वेव विद ग्रेटर और स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं दो वेव और उनको आप मिलाते हैं तो उसमें आपको दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर देंगे, तो उनका जो एक अलजेब्रिक सम आता है एम्पलीट्यूड्स का वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एक वेव मिल जाती है दो वेव से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, और अगर आप दो डिफरेंट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव को मिलाते हैं तो वहाँ पर ये सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेव लाइक। लेकिन जो हम इस पार्ट के अंदर बात करेंगे वो करेंगे हम पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल लाइक जो रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पार्टिकल लाइक नेचर होती है उसको डिफाइन किसने किया था, उसको सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने किया था। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने आपको क्या बताया, ब्लैक बॉडी बताया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था, क्वांटम थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहले जो आपकी वेव लाइक नेचर थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पार्टिकल लाइक नेचर के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जैसे रेडिएशन निकल रही थी, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिल रही थी। ठीक है,
तो अब रेडिएशन मिल रही है तो पार्टिकल लाइक वेव्स जो होती है वो तो सेम ही होनी चाहिए जब एक सब्सटेंस से निकल रही है। तो उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन होती है पार्टिकल की तरह भी वर्क कर सकती है। उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो लोअर टेम्परेचर पर क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पर तो होता है आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे आप किसी भी मेटल को गर्म करते हैं इनिशियली वो रेड हो जाती है, तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई चला जाता है, हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, ठीक है, और जो रेडिएशन है वो क्या सी हो जाती है, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू कलर के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और रेड के लिए लो होती है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उससे जो इमिटेड रेडिएशन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि हमने नोट्स में लिखवाया है कि अगर किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जब लोअर टेम्परेचर पर तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसी बात को उन्होंने यूटिलाइज किया और उन्होंने एक आइडिया दिया किसका, ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी कोई ये नहीं है कि कोई ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, ब्लैक बॉडी वाइट भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर की, उसकी कंपोजिशन की। क्या होती है ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक तरीके का रेडिएशन होती है। इसके अंदर आप बता सकते हैं जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, ठीक है। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो पार्टिकुलर होते हैं, मतलब वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, ऑल फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हो वेवलेंथ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है या इमिट भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे आइडियल बॉडी को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। द आइडियल बॉडी विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और जो रेडिएशन आपके ब्लैक बॉडी से इमिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आए समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक आइडियल बॉडी है। एक्चुअल में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है डेली लाइफ में, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट भी कर सकता है। मतलब ऐसा तो ये फिर तो ऐसा हुआ कि आपको जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए आप उससे ले सकते हैं उसको, मतलब मैनिपुलेट करके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मतलब उनका क्या था, एक एजप्शन था कि एक ऐसी बॉडी होती है जो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और इमिट कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन निकाला। उन्होंने बताया कि जो वेवलेंथ होती है और टेम्परेचर में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घट जाती है, ऐसे ही था। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस, जो इंटेंसिटी होती है
इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, जो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस होती है लाइट की, वो क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज बता रहा है। मीन्स जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो हम वेव टाइप वाली नेचर की बात कर रहे हैं रेडिएशन की। तो उन्होंने क्या किया, दो टेम्परेचर लिए। ठीक है, जो आपका, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस और इसको मान लिया एक्स एक्सिस। यहां पर तो उन्होंने ले लिया इंटेंसिटी। ठीक है, और यहां ले लिया उन्होंने वेवलेंथ। तो उन्होंने ये दिखाया है, ये T2 पर दिखाया और ये T1 पर दिखाया। T2 इज ग्रेटर देन T1, ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, वो आप देख लेना। तो उन्होंने बताया कि जो अगर कोई भी गिवन टेम्परेचर होता है उस पर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वेवलेंथ डिक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज किधर को होगी, इधर की साइड को होगी, डिक्रीज हो रही है ये इधर। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो इधर की साइड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो और इंटेंसिटी है वो इधर की साइड क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरफ आते हैं किसी भी एक्सिस पर तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ये कहते हैं कि एट द गिवन टेम्परेचर क्या होता है, गिवन टेम्परेचर पर जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है इंटेंसिटी बढ़ती है। लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और फर्दर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी होती है उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल सकती है किसी भी रेडिएशन के लिए, आप ये बात बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इसमें रिलेशनशिप था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या था, उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने बताया था, इससे आपको क्या पता चला, अगर एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लगातार एब्जॉर्ब करता रहता, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंटेंसिटी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर आकर ही मैक्सिमम हुई है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करके जो प्लैंक थे उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होती है, मतलब किसी भी मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वो एक डिस्क्रीट मैनर में ऑब्जर्व करते हैं। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, नॉट इन ए कंटिन्यूस वे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो प्लैंक प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे। एक तो उन्होंने बताया था कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं डू नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी इन कंटिन्यूस मैनर। ठीक है, रेदर वो जो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेडिएशन से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते हैं, दे डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनडिस्क्रीट उसको बोलते हैं हम क्वांटम। ठीक है, और अगर आपकी जो रेडिएशन है,
जो रेडिएशन है अगर वो लाइट है, सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड, जो क्वांटम होता है दैट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल या कोई भी मैटर रेडिएशन से, वो एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते हैं, वो एक स्मॉल पैकेट्स में डिस्क्रीट फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, अगर रेडिएशन आपकी लाइट है तो उस क्वांटम को बोलते हैं हम फोटोन। ठीक है, आगे समझ में। तो सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया था कि जो रेडिएशन होती है, किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू या E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको आपको याद रखनी है, इट इज यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, और आपको पता है न्यू इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो आप कह सकते हैं इजिकल टू, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है या वेवलेंथ गिवन है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। और जो एनर्जी होती है, जो एच न्यू होता है, वो एक फोटोन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन है तो ई एन इजिकल टू क्या होता है, एन एच न्यू। n क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू n इजिकल टू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन वो आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकती, वो एक होल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आपसे बोला जाता है तो आपको सिंपल H इजिकल टू E इजिकल टू एच न्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक फोटोन, ठीक है, या एक क्वांटा। अगर वो कहता है कि भाई 2 क्वांटा की या 4 क्वांटा की आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको यूज करना है E इजिकल टू 4H न्यू। ये हो गया 4 क्वांटा या क्वांटम। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी क्वांटम आपको कहता है आपको सिंपल एच न्यू में उसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। अगर आपसे कहता है कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे E इजिकल टू एन ए एच न्यू। ए क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, और 1 मोल में, ठीक है, और 1 मोल की हमें निकालनी थी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कैसे ऑब्जर्व होता है और क्यों होता है। तो एक साइंटिस्ट थे एच हर्ट्ज, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बताया था कि जिन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी उससे रिमूव हो जाएगा। तो जब हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन का स्ट्राइक कराते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना किसी भी मेटल सरफेस से ऑन स्ट्राइकिंग विद द रेडिएशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने CRT ट्यूब लिया था। CRT ट्यूब में क्या होता है, इस तरीके से होता है।
ठीक है। यहाँ पर एक मेटल होती है, यहाँ से लाइट आती है, जैसे यहाँ से लाइट आती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लिखा रहता है, ठीक है, ठीक है। जो भी है इसको डायग्राम को आप देख लेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी लाइट बीम, जो लाइट होती है, लाइट की कोई भी बीम है वो मेटल से स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। मतलब जैसे ही लाइट मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगी उस पे से क्या निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो हम कैसे पता लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से। तो आप कह सकते हैं द फिनोमिना इन विच ए beam of light strike on the surface of a metal and there will be ejection of electron, this phenomena is known as photoelectric effect, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे समझ में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जब हम किसी भी लाइट बीम को एक लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो मेटल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो जैसे आपका पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इन सब के लिए ज़्यादा ऑब्जर्व होता है क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, या सोडियम, मोस्टली जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होती है यहाँ पर सोडियम भी आ सकता है, लेकिन अगर सबसे जल्दी कौन देगा, सीजियम देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। आगे समझ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या क्या ऑब्जर्वेशन है उनको देखते हैं। तो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही जो लाइट की बीम होती है मेटल सरफेस से टकराती है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम लैग, कि ऐसा नहीं है कि पहले स्ट्राइक करेंगे वो थोड़ी देर बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही जो रेडिएशन होती है वो मेटल सरफेस से टकराती है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। तो नो टाइम लैग between ejection of electron and striking of light beam, ठीक है। आगे समझ में कि जो वहाँ पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, जैसे जो बीम होती है वो स्ट्राइक करती है तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। दूसरा, जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं नोट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं किसी भी मेटल से वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट आप मेटल के ऊपर डालते हैं उससे उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है कि फॉर ईच मेटल ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन की ज़रूरत होती है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कहते हैं।
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू जीरो से डिपेंड करते हैं। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसको लैम्डा नोट बोलेंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी वेव लाइक नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कराया है, प्लांक क्वांटम थ्योरी बताया है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इससे आगे चलेंगे जिसमें हम वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे और आइंस्टीन ने इसको वर्क फंक्शन क्यों बोला और इससे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकाल सकते हैं उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।